अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर जमल और आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के बारे में। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि सोलर एक्लिप्स हो गया, लूनर एक्लिप्स है। आज सोलर एक्लिप्स है तो बाहर नहीं जाना या सूरज की तरफ नहीं देखना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं और इसके अलावा रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है। एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि जी वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। तो ये दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि जनरल साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। ये ना सिर्फ आपको सीएसएस की जनरल साइंस एंड एबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बल्कि ये आपको दूसरे वन पेपर एग्जाम्स और पीएमएस के जीके में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जहाँ भी एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस आने हैं वहाँ पे एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी पता होना आपको ज़रूरी है। बेहतर है आपको पता हो, ऑल्दो एमसीक्यूज भी याद करने से आप वाक़ा हो जाता है, लेकिन अगर आपको उनके कॉन्सेप्ट्स पता है या फिर आपको उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीडे साइंस और आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किल उसमें बेहतर होती जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोसेसेस ऑफ नेचर के ऊपर। और इसमें मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करूँगा। लेट अस मूव ऑन इन टुडेज लेक्चर। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, उनके डिफरेंसेस, टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस वगैरह वगैरह, रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है, फिर वेदर के ऊपर आएंगे, क्लाइमेट के बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्लिप्स क्या होता है जी? जब भी आप लोग सुनते हैं कि जी सोलर एक्लिप्स है या लूनर एक्लिप्स है, तो बेसिक चीज़ है कि एक्लिप्स क्या होता है। एक्लिप्स तब होता है जब कोई एक चीज़ दो दूसरी चीज़ों के दरमियान में आ जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जी एक्लिप्स हो गया है। एक चीज़ का दूसरे से राब्ता मुनक़ता हो गया, या यूँ कह लें कि उनकी एक चीज़ की डायरेक्ट लाइट जो है दूसरे तक नहीं पहुँच रही, दरमियान में कोई चीज़ है जो कि आ रही है, ठीक है। Eclipse is the obscuring of one heavenly or celestial body by another, यानी कि celestial या heavenly bodies के बारे में बेसिकली हम बात करते हैं जब हम eclipse की बात कर रहे होते हैं। by another, particularly that of the sun or the moon। तो पहले बात करते हैं जी lunar eclipse क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या है। A lunar eclipse occurs when Earth blocks sunlight reflected by the moon। जो अर्थ है वो जो सनलाइट है उसको ब्लॉक करती है, मून तक उसको पहुंचने नहीं देती, या फिर उसको रिड्यूस करके पहुंचाती है। जाहिर है जब मून एक साइड पे है, दूसरी साइड पे सन है, दरमियान में आपके पास अर्थ आ जाएगी, तो वो लूनर एक्लिप्स होगा। मून तक उसकी सनलाइट जो सूरज की रोशनी है वो कम पहुंच रही होगी, ठीक है जी। तो अगर वो कम पहुंच रही होगी तो जो चांद है, ज़ाहिर है उसकी अपनी रोशनी नहीं है, तो उसकी शाइन भी कम हो जाएगी। दिस occurs when moon is full and visible from earth at night। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब when the moon is full, जब पूरा चांद होता है और वो विजिबल भी होता है अर्थ से, और ये नाइट के टाइम पे होता है। ये डिफरेंस आगे चल के हम एक चार्ट की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। Earth casts a long shadow, a long conical shadow which obscures the sun's light। A lunar eclipse usually lasts a few hours। ये कुछ घंटों तक रहता है जी। With at least two partial eclipses occurring annually। और मिनिमम जो है या फिर एनुअली मिनिमम दो लूनर एक्लिप्स या पार्शियल लूनर एक्लिप्स आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो हैं, और इसकी ड्यूरेशन कितनी है कि चंद घंटे के लिए ये रहता है। आगे आते हैं जी टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स की टाइप कौन कौन सी है, पहले इस डायग्राम पे आइए। ये देखिए कि लूनर एक्लिप्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। पहले एक साइड पे सन है, दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं एम लिख देता हूँ, ये मून है, ठीक है। खैर ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको बड़ा बना दिया। अगर आप चाहें तो मैं इसको यहाँ पे छोटा सा ऐसे रेड डॉट बना देता हूँ और इसके ऊपर मैं एम लिख देता हूँ। अब जो ये मून है ना, इस तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि दरमियान में अर्थ आ गई है। तो जो सूरज की रोशनी डायरेक्टली चांद की तरफ जानी थी, दरमियान में अर्थ के साए की वजह से चांद तक उसकी रोशनी कम पहुंच पा रही है। अब ये चांद की पोजीशन पे है कि चांद किस जगह पे आया, कि चांद इस पेनम्बरा में है, या फिर वो पार्शली इस जगह पे है, थोड़ा सा उस अम्ब्रा के अंदर है और थोड़ा सा पेनम्बरा भी टच कर रहा है, या फिर वो बिल्कुल ही अम्ब्रा के अंदर है। तो इसमें दो चीज़ें आपको और मिलती हैं कि अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या है जी? अम्ब्रा बेसिकली कंप्लीट डार्क जो रीजन है, कंप्लीट डार्क शेडो, ठीक है, उसको हम कहते हैं। और जो पेनम्ब्रा है ये हम उसको कहते हैं जो कि ग्रे इश शेडो आपको नज़र आ रहा होता है,
या फिर यूँ कह लें कि कंप्लीट रोशनी नहीं होती, कंप्लीट डार्कनेस नहीं होती, बल्कि उसमें थोड़ी सी मिक्सअप होती है रोशनी में। एंड द रिजल्ट इसके बजाय ये कि वो पिच ब्लैक हो, वो थोड़ा सा ग्रे सा शेड आ रहा होता है, या फिर थोड़ी सी रोशनी होती है, थोड़ी सी मध्यम होती है, जैसे मे भी शाम के टाइम पे जिस तरह की रोशनी होती है इस तरह का आप इसको सोच सकते हैं। लेकिन रात और दिन वाले में नहीं, दरमियान में जो शाम का पीरियड आता है जिस तरह उसमें आधी रोशनी और आधा साया होता है, इसी तरह पेनम्ब्रा में भी यही हिसाब होता है। ठीक है जी। तो पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, अब पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स नाम से जाहिर है कि क्या होगा, इसमें जो मून है उसकी पोजीशन होगी पेनम्ब्रा में। द मून ओनली पासिस थ्रू द पेनम्ब्रा ऑफ द अर्थ शेडो। तो अर्थ का ये शेडो जो है ये किस तरह से बन रहा है, एक उसका डार्क शेडो बन रहा है जो कि बिल्कुल कोनिकल है, और एक उसका ग्रेइश शेडो बन रहा है जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, उसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं। तो अगर मून जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेनम्ब्रा के अंदर से पास कर रहा है, तो उधर अर्थ का हल्का हल्का साया है, वो कंप्लीट डार्क नहीं है, उसको हम पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। यहाँ पे मून ओनली पासिस थ्रू द पेनम्ब्रा ऑफ अर्थ शेडो, इट इज रेयरली विजिबल फ्रॉम अर्थ एज देयर इज स्लाइट चेंज ऑफ कलर ऑफ द मून। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको नज़र नहीं आता, और हार्डली आपको विजिबल होता है। अक्सर लोग जो है इसको नोट भी नहीं करते। उसकी रीज़न यही होती है कि भाई मून का जो कलर है वो इतना चेंज ही नहीं होता कि आप उसको नोटिस कर सकें। ठीक है जी। पार्शियल लूनर एक्लिप्स दूसरी टाइप आ गई। व्हेन पार्ट ऑफ मून पासिस थ्रू द अम्ब्रा ऑफ अर्थ्स शैडो देन इट इज टर्म्ड एज पार्शियल लूनर एक्लिप्स। अब बात यह है कि पार्ट ऑफ मून, थोड़ा सा चांद जो है वो अर्थ के शैडो के अंदर से जा रहा है और थोड़ा सा उससे आउट भी है, तो इस वजह से पार्शियल लूनर एक्लिप्स है। जब ये सारा का सारा चांद आपके अम्ब्रा के अंदर आ जाएगा, यानी कि अर्थ के डार्क शैडो के अंदर आ जाएगा, तब वो टोटल लूनर एक्लिप्स हो जाएगा। ठीक है। तो when the part of moon passes through the umbra of earth's shadow then it is termed as partial lunar eclipse as its whole area is not obscured by the shadow। और तीसरी टाइप हमें मिलती है जी टोटल लूनर एक्लिप्स में। when the entire moon passes through the umbral region, यानी कि जो डार्क रीजन है उसके अंदर से सारा का सारा चांद उसके अंदर से गुजर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं जी कि ये टोटल लूनर एक्लिप्स है। एंड मून इज टोटली ऑब्सक्योर्ड, और चांद पूरा का पूरा छुप जाता है अर्थ के साए के पीछे। ठीक है जी। तो ये हिसाब होता है। ये पहला देखें कि जो पेनम्ब्रल है, प्लीज नोट के ये ऑलमोस्ट जनरल जिस तरह मून आपको नजर आ रहा होता है उसी की तरह का, और यही पहले भी मैंने बताया है कि उसके कलर में वो थोड़ा सा चेंज आता है, वो आप नोट भी नहीं इवन करते। लेकिन जो पार्शियल है, अब ये वाला हिस्सा जो कि खाया गया है, ऑल्दो फुल मून था, नया फुल मून था, लेकिन स्टिल उसमें थोड़ा सा एरिया जो है आपको नजर आ रहा है कि वो खाया गया है, वो ब्लैक है। वो इसकी रीजन यही है कि ये अर्थ के अम्ब्रा रीजन से ये वाला एरिया पास कर रहा है, बाकी का जो मून है वो पेनम्ब्रा से पास कर रहा है, तो ये पार्शियल लूनर एक्लिप्स है। और जब टोटल लूनर एक्लिप्स होगा, यानी कि सारा का सारा चांद अर्थ के पिच ब्लैक शेडो के अंदर से गुजरेगा, तो मून कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी सोलर एक्लिप्स। तो जो लूनर एक्लिप्स था उसमें दरमियान में अर्थ आती थी, सोलर एक्लिप्स में दरमियान में मून आ जाएगा। ये सिर्फ डिफरेंस है सोलर और लूनर एक्लिप्स में, ये आपने याद रखना है। सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन मून ब्लॉक्स द सनस लाइट फ्रॉम रीचिंग अर्थ। जब मून दरमियान में आ जाता है और वो सूरज की रोशनी को अर्थ तक नहीं पहुंचने देता, कास्टिंग अ शैडो ऑन दी अर्थ, तो इसकी वजह से अर्थ के ऊपर थोड़ा सा साया बनता है। इट अकर्स वंस एवरी 18 मंथ्स, हर 18 महीने के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ये होता है कि सोलर एक्लिप्स होता है, लास्टिंग फॉर ओनली अ फ्यू मिनट्स एंड अकर्स एट द टाइम ऑफ न्यू मून। और ये न्यू मून के टाइम पे होता है। जो लूनर एक्लिप्स था वो हमने बात की थी कि वो फुल मून के टाइम पे होता है, ये न्यू मून के टाइम पे होता है। और इसके बारे में वार्निंग है आपके लिए, जो आप लोगों को आपकी मामा बाबा भी बताते हैं कि बेटा जब सोलर एक्लिप्स होता है तो आपने सूरज में डायरेक्टली नहीं देखता, क्योंकि उस वक्त जो है वो हार्मफुल रेज आ रही होती हैं, वो आपकी आइज को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, इट कैन परमानेंटली डैमेज योर आइज। यू मस्ट यूज प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट टू लुक एट एनी टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स। ठीक है जी। जब सूरज ग्रहण लगा हो तो आपने सूरज की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना। टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स क्या है जी। पहली है टोटल सोलर एक्लिप्स। टोटल सोलर एक्लिप्स का यह मतलब है कि दरमियान में मून होगा और अर्थ उसके बहुत नज़दीक है, या फिर यूँ कह लें कि उसका जो शेडो है मून का, उसके अंदर अर्थ सारी की सारी आ जाएगी। तो यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा सन है वो उसको मून कवर कर लेगा, एंड द रिजल्ट विल बी कि अर्थ से आपको सन नजर नहीं आएगा, दस द सन विल बी टोटली एक्लिप्स्ड, या फिर वहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स होगा। ठीक है जी।
तो a solar eclipse occurs when the moon completely covers the sun, visible only from a small earth-wide area. Partial eclipses may occur outside this track without protective eye gear. Eye damage occurs. तो partial eclipses जो है वो इस ट्रैक से बाहर जैसे ही आप जाते हैं तो पार्शियल सोलर इक्लिप्सेस आपको देखने को मिलते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स बहुत ज़्यादा रेयर होता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स क्या होता है जी? कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द अर्थ मून एंड सन डू नॉट अलाइन इन अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो जब सन यहाँ पे है और मून इधर है, कह रहे हैं कि अर्थ इस जगह पे है, तो थोड़ा सा इतना सा एरिया जो है ये ब्लॉक हो जाएगा मून की वजह से, बाकी स्टिल सूरज की किरणें जो है वो अर्थ तक पहुंच रही होगी, तो वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। और ये परफेक्टली एक लाइन में नहीं होंगे। ये तो था ना जब एक लाइन में परफेक्टली तीनों आ रहे थे, तो उस वक्त सारा का सारा सूरज छुप गया था हमारे पास। Can be observed when Earth, Moon and Sun do not align in a perfectly straight line and the Moon only partially covers the disk of the Sun। तो मून जो है वो सिर्फ थोड़ी सी सन की डिस्क को कवर करता है, यानी कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ऑलमोस्ट इतनी सी ये डिस्क है, ये वाला एरिया है जो कि मून कवर कर रहा है, बाकी अर्थ से बाकी का सारा सूरज जो है आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। एंड लास्ट वी हैव एनुलर सोलर एक्लिप्स। अब जिस तरह से अम्ब्रा और पेनम्ब्रा अर्थ का था, उसी तरह एनुलर सोलर एक्लिप्स भी होता है। क्या है जी कि मून का जो है एक पिच ब्लैक शेडो यहाँ पे बनता है। जब अर्थ इस रीजन में होगी तो यहाँ पे आपके पास टोटल एक्लिप्स आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बना के दिखा दिया था ये यहाँ पे। ठीक है जी। जब अर्थ इधर से थोड़ा सा साइड भी होगी तो थोड़ा सा उसके ऊपर अम्ब्रल शेडो आएगा, या थोड़ा सा कह लें कि मून ऑब्सक्योर कर देगा सन को, और थोड़ा सा सन आपको अर्थ से विजिबल भी होगा, उसको आप कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और जब अर्थ दूर जाके उसके पेनम्ब्रा में जाके होगी, यानी कि ये आगे रीजन जो कि ग्रेइश बना हुआ है, ठीक है जी, ये पेनम्ब्रा है कहलाता है। ये पेनम्ब्रा है। तो इस रीजन के अंदर जब अर्थ होगी तो इसको आप कहते हैं जी एनुलर एक्लिप्स, यानी इधर से आपको मून के इर्द गिर्द पूरा सूरज भी नजर आ रहा होगा। यानी कि अगर आप देखते हैं तो फर्ज कर लें मैं सामने देख रहा हूँ ना सूरज की तरफ, तो दरमियान में मुझे मून नजर आ रहा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर ही मुझे सन भी नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली साइड पे जो बाहर वाला रिंग है ये मेरे पास सन का होगा, उसके अंदर मुझे मून नजर आ रहा होगा। वो इसलिए है क्योंकि अर्थ जो है वो पेनम्ब्रल रीजन में है, दूर है, जिसकी वजह से मून जो है दरमियान में आ जाएगा, और सन जितना बड़ा है उसका एक आउटर रिंग मुझे पूरा का पूरा नजर आ रहा होगा। occurs when moon appears smaller than the sun। जाहिर है अब मून जो है बिल्कुल उसके अंदर आ गया है, सारा मुझे नजर आ रहा है, और सन भी सारा नजर आ रहा है, तो मून तो उससे छोटा ही मुझे लगेगा। एज इट passes centrally across the solar disk। तो सोलर डिस्क यानी कि सन के बिल्कुल सेंटर से जब मून पास कर रहा है तो उस वक्त वो सन से छोटा मुझे नजर आएगा। उस वक्त हमारे पास एनुलर सोलर एक्लिप्स होगा। एंड अ ब्राइट रिंग और एनुलस ऑफ सन। तो ये जो बाहर वाला रिंग है इसको आप कहते हैं जी एनुलस। ठीक है, ऑफ सन रिमेन्स विजिबल ड्यूरिंग द एक्लिप्स। तो इस एक्लिप्स के दौरान आपको एनुलस विजिबल होता है और मून उसके अंदर नजर आ रहा होता है। इन दोनों डिफरेंसेस को आप देख सकते हैं एक टेबल की फॉर्म में भी, कि मीनिंग क्या होता है कि जब सोलर एक्लिप्स तब होता है जब व्हेन सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून, और लूनर एक्लिप्स तब होता है जब दरमियान में अर्थ आ जाती है और मून जो है दूसरी साइड पे होता है। refers to eclipse in which moon appears dim as it passes through earth's shadow। दरमियान में अर्थ आएगी तो वो मून अर्थ की शैडो में से मूव कर रहा होगा। फिर पोजीशन की बात अगर आप करते हैं, सोलर इक्लिप्स जो है मून लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ, और अगर लूनर इक्लिप्स की बात करें तो अर्थ दरमियान में आ जाती है। फिर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वंस इन 18 मंथ्स आपको सोलर इक्लिप्स मिलता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और लूनर इक्लिप्स जो है वो ट्वाइस अ ईयर एटलीस्ट मिनिमम है ये। ठीक है जी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 2 दफ़ा एक साल में आपको लूनर इक्लिप्स नज़र आ जाता है। फिर अकरेंस की अगर आप बात करते हैं तो जो सोलर एक्लिप्स है, जाहिर है जब सूरज नज़र आएगा उसी टाइम आपको सूरज ग्रहण भी नज़र आएगा, तो ये दिन के टाइम पे होता है। और जब चांद पूरा है, यानी कि चांद रात को ही पूरा निकलेगा, तो वो नाइट टाइम आपको लूनर एक्लिप्स नज़र आता है। फेजेस ऑफ मून के हिसाब से सोलर एक्लिप्स जो है वो न्यू मून पे होता है, और जो लूनर एक्लिप्स है वो फुल मून पे। और जो सोलर एक्लिप्स है उसकी ड्यूरेशन आमतौर पे 5 से 7 मिनट की होती है, और ये
आवर्स के लिए चलता रहता है लूनर इक्लिप्स। लेकिन ये हार्मफुल नहीं होता। जो सोलर इक्लिप्स है इट इज़ मेनली हार्मफुल, इसलिए कहते हैं कि आपको पोलराइड ग्लासेस लगा के देखनी चाहिए, या फिर इनडायरेक्टली किसी शीशे वगैरह से आप देख लें तो फिर आपकी बचत हो जाती है। डायरेक्टली ना देखें आप सूरज की रोशनी को, ठीक है जी। अपीयरेंस अपीयर्स इन सम प्लेसेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ कुछ जगहों पे आपको सोलर इक्लिप्स नज़र आता है, हर जगह पे नहीं नज़र आएगा। अपीयर्स इन मैनी प्लेसेस, जो लूनर इक्लिप्स है वो बहुत सारी जगहों पे आपको नज़र आ जाएगा। डू यू नो वाई वी डोंट हैव अ लूनर इक्लिप्स एवरी मंथ, तो हर महीने हमें लूनर इक्लिप्स क्यों नहीं नज़र आता है? वाई वी डोंट हैव लूनर इक्लिप्स एवरी मंथ एज द मून ऑर्बिट्स अर्थ। It's true that moon goes around earth every month, but it doesn't always get in earth's shadow। तो ये हर दफा, ऑल्दो ये अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन वो हर दफा अर्थ के शेडो में नहीं आता भाई। हो सकता है कि सन इधर है और अर्थ आप यहाँ बना लें, ठीक है, तो हो सकता है कि मून उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए इधर आ रहा। अब सन से चूंकि रेज आनी है लाइट की और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, तो अर्थ का शेडो जो है इस तरह बन रहा होगा, ठीक है जी, या फिर इस तरह कोनिकल होता है, ठीक है। तो इस कोनिकल रीजन में हो सकता है मून ना आए, या फिर मून इस जगह पे हो, या मून इस साइड पे हो, या मून फिर 3D में अगर आप बनाए तो बैक साइड पे इस साइड पे हो, तो अर्थ का शेडो उसके ऊपर ना पड़ रहा हो, इस वजह से आपके पास हर महीने लूनर एक्लिप्स नहीं होता, ठीक है जी। The moon's path and Earth around Earth is tilted compared to Earth's orbit around the sun. The moon can be behind Earth but still get hit by light from the sun. आगे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। दो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, रोटेशन और रेवोल्यूशन। इनका डिफरेंस अक्सर आ जाता है और ये आपको एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि रोटेशन की वजह से क्या होता है और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है। रोटेशन क्या होती है जी? रोटेशन इज द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ रोटेटिंग एक्सिस। एक तो बात आ गई कि रोटेशन जो है रोटेटिंग एक्सिस के अराउंड होगा, सच एज अर्थ और मून। मून का या अर्थ का जो अपना एक्सिस है उसके अराउंड जो मोशन है, सर्कुलर मोशन, उसको आप कहते हैं जी रोटेशन। विच पासिस थ्रू द बॉडीज सेंटर ऑफ मास, और ये जो एक्सिस है इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। तो जो अर्थ है फॉर एग्जांपल, उसका सेंटर ऑफ मास अगर ये दरमियान में है तो ये उसका एक्सिस होगा, ए डैश आप इसको कह लें, ठीक है। ये अर्थ का एक्सिस है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिन मोशन अराउंड अर्थ्स ऑन एक्सिस, और इसी को ही आप स्पिन मोशन भी कहते हैं, ठीक है जी। जो बॉल भी आप करवाते हैं तो उसको स्पिन करते हैं, उसको अपने ही एक्सिस के अराउंड आप रोटेट करके बैट्समैन की तरफ फेंक रहे होते हैं, वो भी स्पिन मोशन होती है और उसी को रोटेशन भी कहते हैं। लेकिन रेवोल्यूशन जो है वो क्या होती है? रेवोल्यूशन ऑफ्टन सिनोनिमस विद रोटेशन, लेकिन ये गलत होता है कि आपने उसको जनरल साइंस के अंदर कंफ्यूज नहीं करना कि भाई रेवोल्यूशन और रोटेशन सेम चीज़ है। रेवोल्यूशन एक चीज़ है, रोटेशन अलग चीज़ है। जनरल साइंस के अंदर क्या है? रेवोल्यूशन refers to the movement of one body around another, एक बॉडी की मूवमेंट दूसरी बॉडी के गिर्द, while rotation involves axis movement as seen in the astronomy। तो पहले आपने देख लिया कि रोटेशनल मोशन एक्सिस के अराउंड होती है, लेकिन यहाँ पे आपको दो बॉडीज मिलेंगी रेवोल्यूशन के अंदर, एक सेंट्रल बॉडी और दूसरी बॉडी जो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नीचे आपके एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। और डिफरेंस अगर आप देखना चाहें टेबल की फॉर्म में, तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है जी? रोटेशन ऑफ अर्थ इज टर्निंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब ये अपने ही एक्सिस के ऊपर टर्न करता है तो जाहिर है सूरज एक साइड पे है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अर्थ है। जब ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसकी मोशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, ये दरमियान में एक्सिस बना ले चले। तो जब ये घूमेगी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगी, तो सूरज की पोजीशन तो सेम है, तो उस घूमने की वजह से आपका जो डे एंड नाइट है वो चेंज होता है, ठीक है। उस घूमने की वजह से जो आपका डे एंड नाइट है और वो चेंज होता है। लेकिन जब अर्थ सन के इर्द गिर्द पूरा साल चक्कर लगाती है, तो कहीं पे अर्थ का ऑर्बिट नज़दीक है सन के, कहीं पे दूर है, तो उसकी वजह से क्या होता है? सीजन्स चेंज होते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। जाहिर है जब अर्थ सन के करीब आएगी तो जो हिस्सा सन के करीब होगा वहां पे गर्मी का सीजन आ जाएगा, और जो दूर होगा वहां पे सर्दी आ जाएगी। जब अर्थ दूर होगी वहां पे आपके पास विंटर सॉल्स्टिस आ जाता है, और जब नज़दीक होगी तो वहाँ पे आपके पास समर सॉल्स्टिस आ जाता है। सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स भी दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हम आगे जाके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है जी। तो अर्थ की जो रोटेशनल मोशन है उससे डे और नाइट जो है वो अल्टरनेट होते हैं जी, या चेंज होते हैं। और रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और इससे क्या होता है? द पाथ ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। द अर्थ्स ऑर्बिट इज इलिप्टिकल
खैर इधर वो इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, मैं भी आगे लिखी हो, शायद नीचे लिखी हो। चले, अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू सन। एक रोटेशन जो है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जब उसने करनी है तो उसको 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में ज़ाहिर है एक दिन और एक रात पूरी हो जाती है और दोबारा अपनी सेम पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है जी। 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट वन रोटेशन। जबकि जब अर्थ रेवोल्यूशन करेगी अराउंड सन तो वो 365.25 डेज लेती है जी। ठीक है, और 365.25 का मतलब क्या है, बेसिकली 3 साल जो है 3 ईयर्स आपके पास 365 दिन होते हैं जी। और चौथा साल जब फोर्थ ईयर पे जब आप आते हैं तो जो 0.25 आपने 3 साल रखा हुआ था वो जब फोर्थ ईयर पे आएगा 365 प्लस 0.25 इंटू 4 होगा तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये 365 उसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये 366 डेज हो जाएंगे, जो कि आप कहते हैं लीप ईयर है। और बेसिकली इस वक्त 2024 चल रहा है, 2024 भी एक्चुअली एक लीप ईयर है। आपने देखा कि 29 फरवरी मनाया गया। उसका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जो अर्थ की रेवोल्यूशन है अराउंड द सन इट कंप्लीट्स इन 365.25 डेज। ठीक है, 0.25 भी ऊपर ऐड कर लें, ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। ये आपको एमसीक्यूज में भी हेल्प करेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आप लीप ईयर क्या होता है या लीप ईयर किस चीज़ को कहते हैं और वो किस तरह से बनता है। तो 3 साल आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं, चौथे साल आप वो 0.25 जो है वो 4 दफ़ा हो के आप एक दिन उसमें ऐड कर देते हैं, ये ले जी चौथे साल आपका लीप ईयर मुकम्मल हो गया। ठीक है, और लीप ईयर्स जो हैं दे आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है जी, जो भी साल 4 पे डिविजिबल है वो लीप ईयर्स होंगे, जैसे कि 2024 है, इसी तरह 2028 आएगा, फिर 2032 आएगा, ये सारे लीप ईयर्स होंगे। सही है, फिर हम टॉपिक से हट गए। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन और 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। फिर अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री। अब देखें कि अर्थ जो है अगर वो सिंपली अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती तो वो आप कुछ इस तरह से बनाते कि अर्थ को अपराइट बना के दरमियान में से उसका एक्सिस और इस तरह से उसकी रेवोल्यूशन रोटेशन हो रही है, लेकिन इस तरह से बनती नहीं है। ये देखें एक्चुअल फिगर ये है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि 23.5 डिग्री का टिल्ट है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है जी, दिस टिल्ट कॉजेज डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर। और इसी तरह ये जो रेवोल्यूशन है इसकी वजह से भी सीजन्स आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं लेकिन जो रोटेशन है वो सोली आपको डे एंड नाइट में चेंज करने में हेल्प करता है, और जो रेवोल्यूशन है वो सीजन्स को अल्टरनेट करने में होता है। कुछ सीजन्स को लाने या ले जाने में जो फ़र्क है या फिर किरदार है वो आपका 23.5 डिग्री की टिल्ट का भी होता है। The path of Earth moving around the Sun is called orbit. The Earth's orbit is elliptical. Earth का orbit जनाब elliptical है। Earth rotates from west to east. West से east की तरफ होता है। सिर्फ दो planets हैं जो कि east से west की तरफ east to west मूव करते हैं, यानी कि रोटेट करते हैं। वो बेसिकली VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी से नाम याद रख लें, एक वीनस है और दूसरा है यूरेनस। ठीक है, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन मोशन में होते हैं। और अर्थ रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द सन। जो अर्थ की रेवोल्यूशन है सन के गिर्द वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। फिर जो रोटेशन स्पीड एट इक्वेटर इज ऑलमोस्ट 1000 माइल्स पर आवर। अगर आप इक्वेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है दैट इज अराउंड 1000 माइल्स पर आवर। और रेवोल्यूशन की स्पीड जो है जो कि लाइक सन के गिर्द रिवॉल्व करने की स्पीड है वो कितनी है जी, इनक्रेडिबल 66,000 माइल्स पर आवर। एक घंटे में 66,000 माइल्स वो कवर करती है अर्थ। या फिर 107,000 1,07,000 किलोमीटर पर आवर एक घंटे के अंदर अर्थ जो है सन के अराउंड 1,07,000 किलोमीटर ट्रैवल करती है। या फिर कह लें कि एक सेकंड के अंदर अर्थ 30 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है अराउंड द सन। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। रोटेशन इज द कॉज ऑफ टाइड्स करंट्स एंड विंड्स। रोटेशन की वजह से जनाब टाइड्स करंट्स और विंड्स प्रोड्यूस होती हैं। और रेवोल्यूशन इज द कॉज ऑफ इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस। इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस जो है वो रेवोल्यूशन की वजह से बनते हैं। ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, इक्विनॉक्स को आप याद कर लें कि देखिए इक्विनॉक्स उसमें इक्वी आ रहा है जिसका मतलब होता है इक्वल, इक्वल से निकला है। तो कह लें कि ऐसे दिन जब
ड्यूरेशन ऑफ नाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो सेम होती है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, उसको आप कहते हैं जी इक्विनॉक्स है। और जो सॉल्स्टिस है वो क्या होती है, वो समर और विंटर सॉल्स्टिस होती है। कि समर सॉल्स्टिस कब होगी, जब सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो सूरज को मिल रहा है कि वो अपनी रोशनी जो है अर्थ पे पहुंचा रहा है, तो जाहिर है बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, इसलिए उसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। मैक्सिमम डे लाइट आती है आपके पास, दिन का दौरानिया सबसे ज़्यादा होता है और रात उस वक्त बहुत छोटी होती है। इन कंट्रास्ट जब आपके पास विंटर आता है तो रातें बहुत लंबी हो जाती हैं और जो दिन का दौरानिया बहुत छोटा हो जाता है। आपको पता है कि 5 साढ़े 5 बजे आई थिंक मगरिब की अज़ानें हो जाती हैं विंटर में, ठीक है। जबकि जो समर है, जैसे कि अभी 2-3 महीनों में आ जाएगा, तो आप देखेंगे 7:30 8 बजे 7:30 के अराउंड जाके आपकी आई थिंक मगरिब की अजान हो रही होगी या शाम हो रही होगी। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। विंटर में रातें लंबी दिन छोटे, जो और जब ऐसा दिन जब मैक्सिमम लेंथ होगी नाइट की और मिनिमम होगी डे की, उसको आप कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। और ऐसा दिन जब मैक्सिमम लेंथ होगी आपके डे की और मिनिमम होगी आपकी ड्यूरेशन नाइट की, उसको आप कहते हैं समर सॉल्स्टिस, ठीक है जी। ये नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे आते हैं जी, रोटेशन कॉजेज बल्ज एट द इक्वेटर ऑफ अर्थ। और रेवोल्यूशन जो है वो किस चीज़ को बैलेंस करती है जी, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस ऑफ द अर्थ को। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक आज का वो है वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। आपको इनके दरमियान फ़र्क जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। वेदर क्या होता है, आप जब कहते हैं जी कि मौसम कैसा है, तो बेसिकली आप उस दिन का मौसम पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो उस दिन का या उस हफ्ते का आप मौसम पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, बारिशें होगी नहीं होगी, ये वो। तो वो शॉर्ट टर्म जो है मेजरिंग पैटर्न है, या यूँ कहें कि मेजरिंग पैरामीटर जो है वो शॉर्ट टर्म है। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेयर जो है वो आप वेदर के जरिए डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ द डे या ह्यूमिडिटी या फिर विंड स्पीड वगैरह जो है, ये आप शॉर्ट टर्म मेजर करते हैं या शॉर्ट टर्म रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जी वेदर इस तरह का है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो आप आबो हवा को कहते हैं कि उस इलाके की आबो हवा कैसी है। कि लाइक पिछले 15 साल से आप वहाँ पे रह रहे हैं, गुजरावाला में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, वो यार वहाँ की आबो हवा कैसी है। तो बेसिकली वो लॉन्ग टर्म आप वेदर पैटर्न उसका प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी होती हैं। कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है या फिर सर्दी ज़्यादा रहती है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं या नहीं होती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राईनेस है या फिर ह्यूमिडिटी है, क्या सीन है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो वेदर पैटर्न है या लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेयर की जो कैलकुलेशन है एक सस्टेन पीरियड के अराउंड, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। और ये टिपिकली हम 30 साल का मेजर करके एक इलाके का क्लाइमेट बनाते हैं। कि जी फॉर एग्जांपल मरी का क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड और रेनफॉल की वजह से मशहूर है, तो वहाँ पे उसका क्लाइमेट आपको समझ आएगा। लेकिन जब आप उसके डे टू डे की बात करेंगे कि आज वहाँ पे वेदर कैसा है, तो वो शॉर्ट टर्म होगा, वो आप उसका क्लाइमेट नहीं पूछ रहे होते, ठीक है। तो refers to atmospheric conditions over relatively long periods of time, usually 30 years। और इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है अभी बता देते हैं। वेदर जनाब डिफाइंड एज द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। किसी भी गिवन टाइम एंड प्लेस के ऊपर अगर आप उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है उनको मेजर करते हैं, तो वो वेदर कहलाता है। जबकि क्लाइमेट इज डिफाइंड एज several atmospheric changes in a region over a long period, several atmospheric changes over a long period of time in a specific region, उसको हम कहते हैं वो वहाँ का क्लाइमेट है। फॉर एग्जांपल विंड, मॉइस्चर, स्टॉर्म या स्नो वगैरह आई हुई है, ये सारा कुछ हम वेदर में पूछते हैं। लेकिन जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यार वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, जैकबाबाद जो है वो ठंडा है या गर्म है, या फिर रेनफॉल जो है मरी में कम होती है या ज़्यादा होती है, या फिर ह्यूमिडिटी जो है वो लाहौर में कम होती है या ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म हम उसका ट्रेंड देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म होता है और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। इट चेंजेस ऑफ्टन सच एज डे और आवर टू आवर, घंटे घंटे में भी वेदर जो है चेंज हो जाता है। लाइक 12 बजे आपके पास अब धूप पड़ रही थी, थोड़े से बादल आए, 2 घंटे बाद 2 बजे आपके पास बारिश होना शुरू हो जाती है। तो वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पैरामीटर है, इसलिए वो मोर और लेस परमानेंट रहता है।
वेदर चेंजेस इन्वॉल्व्स शिफ्ट्स इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड्स एंड क्लाउड्स वगैरह। तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं, टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता रहता है, प्रेसिपिटेशन भी यानी कि बारिश या स्नो हेल वगैरह जो है ये पड़ती है नहीं पड़ती, ये शॉर्ट टर्म में आती हैं चीज़ें। जबकि क्लाइमेट इज़ फंडामेंटली कंट्रोल्ड बाय द बैलेंस ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। जबकि जो क्लाइमेट है वो बेसिकली अर्थ की जो टोटल एनर्जी है या एंट्रोपी है उससे रिलेट कर रहा होता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी हम हवा में या फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा क्लाइमेट पे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अगर 20-25 साल पहले आप जाके लाहौर का क्लाइमेट मेजर कर रहे होते या रिपोर्ट कर रहे होते तब वो कुछ और होता है। लेकिन ये जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं लाहौर में, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो अब जब आप लाहौर का क्लाइमेट रिपोर्ट करते हैं तो अब वो कुछ और है। उसकी रीज़न ये है कि अर्थ जो यानी कि लाहौर के रीजन के अंदर जो अर्थ की एनर्जी है और जो वहाँ की डेमोग्राफिक्स हैं, जो वहाँ की टोपोग्राफी है, जो वहाँ पे वेदर कंडीशंस चल रहे हैं इतने सालों से, उसकी वजह से क्लाइमेट आहिस्ता आहिस्ता उसका चेंज हो रहा है, जिसको आप माहौलियाती तब्दीली भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। मज़े की चीज़ें। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे और आपको मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में। और अगर आपको मज़ा आया तो मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अच्छा, एक चलें आपसे चीज़ पूछ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स हैं, तो अभी आपने गूगल सर्च करके नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है कि जो वर्नल इक्विनॉक्स और जो ऑटमनल इक्विनॉक्स जो है उनकी डेट्स क्या है, और इसी तरह समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस कौन कौन सी डेट्स को होता है। ये आपके एमसीक्यूज भी प्रिपेयर होंगे और आपको जनरल साइंस के अंदर भी काम आएंगे। ठीक है जी, इनको आपने कमेंट्स में मुझे बताना है ताकि मुझे भी पता चले कि आपने लेक्चर पूरा सुना है और आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है या नहीं। अपना फीडबैक जो है वो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स so that they can also benefit from these free lectures. I'll see you in the next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.